इतिहास में हम सभी ने पढ़ा है, हिमालय हमारी सीमाओं का रक्षक है। पर क्या यह रक्षक सिर्फ रक्षा तक ही सीमित है? नहीं, यही प्रहरी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी कई जीवनदायी नदियों का उद्गम स्थल भी है। यह नदियां न सिर्फ देश के कई राज्यों की प्यास बुझाती है, बल्कि पर्यटन के साथ कई छोटे बड़े उद्योगों की आवश्यकताओं को भी पूरा करती है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों से लगता है, तो वहीं पूर्वी क्षेत्र पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के साथ एक बहुत बड़े जनसमूह को अविरल और निर्मल नदियों की धारा से एक बेहतर जीवन स्तर प्रदान करता है। यही हिमालय कई धर्म संप्रदाय के लोगों की आस्था का केंद्र भी है। हिमालय की प्राकृतिक संपदा की बात करें तो इसकी उपजाऊ मिट्टी को किसान अपनी मेहनत से सींचकर अनाज, फल, सब्जी उगाकर देश का पेट भरते हैं। तो वहीं दूसरी ओर है हमारे वन क्षेत्र, जो विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतुओं का आश्रय स्थल तो है ही साथ प्राणवायु का बहुत बड़ा स्रोत भी है। यही वन हमारे देश में लकड़ी व उससे बने सह उत्पादों की मांग को भी पूरा करते हैं। साथ ही औषधीय गुणों वाली अथाह वनस्पति भी खुद में समेटे हुए है और ऐसे कई पुष्पों और वनस्पति का उद्गम स्थल भी है जो पूरे विश्व में सिर्फ भारतीय हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। हर वर्ष गर्मियों में पिघल जाने वाली बर्फ की पुनः पूर्ति के लिए हिमालयी ग्लेशियर बर्फबारी पर निर्भर करते हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ने हिमालय क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। जिसमें कि बर्फ का असमय ही पिघल जाना, बादल का फटना, हिमस्खलन जैसी कई चुनौतियां हैं जिसका सामना क्षेत्र में ऊंचाई पर रहने वाले लोगों को करना पड़ता है। कई बार बर्फ तेजी से पिघलने लगती है और अस्थायी रूप से पहाड़ों पर जमा हो जाती है। जब क्षमता से अधिक जल जमाव हो जाता है तो झील टूट जाती है और अपने साथ विनाशकारी बाढ़ लाती है, जिसे तकनीकी भाषा में ग्लफ कहते हैं। नीति आयोग के अनुसार क्षेत्र में सिर्फ पर्यटन के कारण 23,000 टन कचरा प्रतिदिन उत्पन्न होता है, जो क्षेत्र के झरनों, तालाबों, नदियों के प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। साथ ही अंधाधुंध शहरीकरण के कारण यह क्षेत्र कंक्रीट के जंगलों में बदलता जा रहा है। निर्माण कार्य से जुड़ा लाखों टन मलबा भी इन्हीं नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे अविरल नदियों के प्रवाह अब अवरुद्ध होने लगे हैं। वनों की कटाई भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिससे हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हुआ है और पहाड़ों पर पानी ठहरने की प्रक्रिया भी बाधित हुई है। ग्लोबल वार्मिंग के हिमालय पर प्रभाव दशकों पुराने हैं, किंतु आज भी ज्ञात 9,500 से अधिक ग्लेशियरों में से मात्र 100 भी ऐसे नहीं हैं जिनके आंकड़े उपलब्ध हो। राहत की बात तो यह है कि अधिकांश ग्लेशियर आज भी मानवीय गतिविधियों से अछूते हैं, किंतु सवाल ये है, कब तक? हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की समस्या एवं संसाधनों के अनुचित दोहन के लिए हम भी बराबर की जिम्मेदार हैं। इसलिए हम पर समाधान की जिम्मेदारी भी है। भारत सरकार द्वारा हिमालय व इसके संपूर्ण पारिस्थितिकीय तंत्र के संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं नीति आयोग द्वारा हिमालय क्षेत्र में सतत विकास के लिए योगदान, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय सतत हिमालय पारिस्थितिकीय तंत्र विकास मिशन। सरकारी प्रयासों के अलावा भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा सुझाए गए सतत विकास के लक्ष्यों में से एक
जल सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए श्री सेवांग नूरफेल द्वारा लद्दाख में कृत्रिम ग्लेशियर का निर्माण तथा श्री सोनम वांगचुक द्वारा हिम स्तूप का निर्माण करने जैसी कई अनुकरणीय पहल भी की गई है, जो हमें स्थानीय आवश्यकताओं व उनकी प्रतिपूर्ति हेतु स्थानीय विकल्पों के बारे में ज्ञान देती है। इसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन भी ग्राम स्तर पर जल सुरक्षा के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। नीति आयोग के अनुसार भारतीय हिमालय क्षेत्र में पर्यटन से 23,000 टन ठोस कचरा प्रतिदिन इकट्ठा होता है और अनुमान के मुताबिक पर्यटकों की संख्या 2025 तक बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। भारतीय हिमालय क्षेत्र से 40 लाख झरने बहते हैं, जिनका संरक्षण क्षेत्र की जल सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। देश के उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में कुशल कारीगरों की कमी को पूरा कर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा व बेहतर पोषण सुनिश्चित किया जा सकता है। भारतीय हिमालय क्षेत्र में 12 जिले ऐसे हैं जिन पर प्राथमिकता से ध्यान देना आवश्यक है। भूजल संरक्षण के लिए झरनों के उद्गम का मूल्यांकन भी क्षेत्र में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक प्रभावी उपाय है। एक बहुत बड़ी आबादी जो हिमालय क्षेत्र को छोड़कर रोजगार की तलाश में पलायन कर गई थी, कोरोना काल में आज वापस लौट रही है। स्वास्थ्य के प्रति बड़ी जागरूकता के कारण पेशेवर लोगों का एक बहुत बड़ा समूह भी वापस हिमालय क्षेत्र की ओर रुख किए हुए है, जो अब जैविक खेती के रूप में इस क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं को तलाश रहा है। कोरोना काल ने हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र को एक नई स्फूर्ति दी है और हमें एक नई सोच, चुनौती को अवसर में बदलने की, या यूं कहें प्रकृति ने हमें नए सिरे से अवसर दिया है और साथ ही सवाल भी किया है। क्या हिमालय में पर्यावरण तथा प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के लिए हम रोजगार की उचित तकनीकी कार्य योजनाओं का निर्माण कर पाने में सक्षम हैं? क्या हर हाथ को काम देने की योजनाओं की नीतियों के क्रियान्वयन में उचित विज्ञान तथा तकनीक के मिश्रण से हिमालय क्षेत्र की तस्वीर को बदला जा सकता है? क्या हिमालय की ओर रुख करने वाले पेशेवर लोगों के अनुभवों का सही उपयोग लिया जा सकता है? क्या हम एक ऐसी पर्यटन नीति विकसित कर पाने में सक्षम हैं जिससे क्षेत्र में पर्यटन तो बढ़े ही, साथ ही साथ पर्यटन स्थल की पारिस्थितिकीय वहन क्षमता के अनुसार पर्यटकों की आवाजाही को नियंत्रित किया जा सके, जिससे पर्यटक भी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति अधिक उत्तरदायी बन सके। प्रकृति का हमसे सबसे बड़ा सवाल है, कोरोना काल की चुनौती के समय भारतीय हिमालयी क्षेत्र के संरक्षण का जो सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है, क्या हम इस चुनौती को अवसर में बदल पाएंगे? आइए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपाय से आप और हम मिलकर एक बेहतर कल के लिए हिमालय क्षेत्र के संरक्षण हेतु कार्य करें, जिससे सुरक्षित रह सके हमारे जन, जल, जंगल और जमीन।